नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके को 500 साल के संकल्प की पूर्ति कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नए युग की शुरुआत बताया, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसे राम मंदिर के बलिदानियों की आत्मा की संतुष्टि का अवसर कहा। दरअसल ये तमाम बयान मैं इसलिए बता रहा हूं कि आस्था के प्रतीक के तौर पर राम मंदिर की में जो धर्म ध्वजा की स्थापना हुई उसे हमने बड़े जोर शोर से धूमधाम से होते हुए देखा। लेकिन इसी के साथ राम मंदिर हमेशा से बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहा है, तो ये सवाल भी साथ में उठता है कि क्या धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट भी लिखी गई है? क्या हमें इसमें कोई चुनावी संदेश देखने चाहिए? बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार राहुल लाल। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बात करना चाहूंगा। करीब 32 मिनट का, आधे घंटे के करीब का संबोधन था। क्या आप उसमें किसी तरह के राजनीतिक संदेश देखते हैं? नहीं, नीरज जी, प्रधानमंत्री के संबोधन में और कार्यक्रम को जिस तरह से भव्य दिव्य बनाया गया था, तो वो एक राजनीतिक संदेश बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पे 2027 के लिए चुनावी आगाज कर दी है 25 नवंबर 2025 से। ये देखिए, आस्था का कार्यक्रम है, बहुत लोग कहेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कार्यक्रम है, लेकिन ये पूर्णतः राजनीतिक कार्यक्रम भी है। इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। आस्था के साथ राजनीतिक कार्यक्रम भी है। और वो कल हम लोगों ने उनके, चाहे वो प्रधानमंत्री का संबोधन हो, चाहे वो मोहन भागवत जी का उनके जो स्टेटमेंट हैं, वो सब कुछ को देखें तो पूरा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक तालमेल करते हुए जो जो तालमेल की कमी हम लोगों को दिख रही थी लोकसभा चुनाव के दरमियान में। क्योंकि आपको याद होगा नीरज जी कि उस समय नड्डा साहब ने बोला था कि बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है, अब इसे आरएसएस की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो वो वाला जो स्टेज हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा था, और कल जिस तरह से लगातार प्रत्येक फ्रेम में जो है कि वहां पे नजर आ रहे थे मोहन भागवत और प्रधानमंत्री, तो वो दोनों मिलके, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों के तरफ से मिलके एक बड़े संकेत थे यहाँ पे कि ये फिर से राम मंदिर के मामले को एक चुनावी मुद्दा बनाने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है नीरज जी, लेकिन हाँ, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे जनता इसको किस रूप में ले रही है। क्योंकि बिल्कुल जी, बताइए। देखिए, जब मैं 25 नवंबर 2025 को देखता हूं तो ऑटोमेटिक जो है कि 22 जनवरी 2024 भी याद आ जाता है। बिल्कुल, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया था, और मैं बता रहा हूं आपको कि उस समय जब 22 जनवरी को, उस समय पूरे देश भर में जैसा माहौल बना था, विशेषकर उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से लगे हुए आसपास के राज्यों में, वहां माहौल बिल्कुल ऐसा था कि शायद विपक्ष के लिए यहां से बिल्कुल दरवाजे बंद है। उस समय विपक्ष के ऊपर काफी अटैक भी हो रहे थे नीरज जी कि वो क्यों नहीं जो है कि वहां पे राहुल गांधी आ रहे हैं, उसमें उनको निमंत्रण भेजा गया, अखिलेश क्यों नहीं आ रहे हैं। तो विपक्ष के ऊपर लगातार एक हमले हो रहे थे कि राम मंदिर जैसे पवित्र कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन वो राम विद्रोही लोग हैं जो उस कार्यक्रम में नहीं आए। तो मैं अभी 22 जनवरी पर ही केंद्रित हूं, तो लेकिन हमें ऐसा दिखा, मैं खुद जहां पे रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, लगभग 90% जो है कि उसमें 90% से ज्यादा लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कठोर समर्थक हैं उसमें। लेकिन 22 जनवरी वाला वो माहौल जो है कहीं से भी कल नजर नहीं आया। कल वो घटनाक्रम घट रहा था, लेकिन वो जनता को 22 जनवरी की तरह नहीं जोड़ पा रहा। तो वो, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैडर के तरफ से भी जमीन पे उस प्रकार से कोई मेहनत नहीं की गई हुई नजर नहीं आई यहाँ पे। तो इसलिए कल का कार्यक्रम जरूर वहां पे भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ, मीडिया से दिखा, सोशल मीडिया से लोगों ने देखा, लेकिन जनता ने उसे एक रूटीन कार्यक्रम के रूप में ही देखा नीरज जी। मैं कहूंगा कि वो 22 जनवरी का कार्यक्रम अगर काफी ऊंचाई पे था, तो वो कल का कार्यक्रम उसके तुलना में जनता के बीच में ज्यादा हलचल पैदा करने वाला कार्यक्रम नहीं रहा। क्योंकि ये कई सारे जगहों पर मैंने फोन करके भी जिन लोगों से मैं उस समय राय ले रहा था, वो, या फिर आज जब मैंने देखा, तो जमीन आसमान के अंतर की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो ये हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर इस मामले को, चूंकि उनके लिए हम लोगों ने देखा है, वो हम लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी जी का वो दौर भी याद है
हम लोगों को वो भी याद है किस तरह से जो है कि वो अब तो वो बिहार से बटा हुआ क्षेत्र जो झारखंड है वहां पे है, जहां पे कि आडवाणी जी को गिरफ्तार करके उस समय रखा गया था। तो वो दौर के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने में आई। लेकिन इस समय राम मंदिर को लेकर अब जनता में जो भावना है ना, हमें लग रहा है कि वो भावना ये है कि हाँ, राम मंदिर का निर्माण हो गया, बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन अब इससे आगे क्या, हमें लग रहा है कि जनता कुछ उस मुद्रा में मुझे नजर आ रही है कि ठीक है, वो आपने प्लस पॉइंट एक अच्छा काम किया है, आपने श्रेय भी लोग दे रहे हैं, लेकिन उसका लाभांश तो आप ले चुके हैं। तो अब यहां से जो लोगों के बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहे हैं नीरज जी। तो इसलिए पहले तो प्राण प्रतिष्ठा के मामले में यह कार्यक्रम जो है कि, जबकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दरमियान में भी मुख्य मामला उसमें यही कहा जा रहा था कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। तो कल का दिन अयोध्या राम मंदिर मामले को लेके कि राम मंदिर का पूरा निर्माण कार्य पूरा हुआ है, तो वो एक संदेश उस रूप में नहीं गया है। और हम लोगों को देखिए ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 22 जनवरी का कार्यक्रम था और वहां से लोकसभा चुनाव कुछ सप्ताह के दूरी पे थे, तब उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा प्रभाव नहीं जमा पाया। आपको हम लोग तो लगातार विश्लेषण कर रहे थे नीरज जी, आपको याद होगा वो चौथे चरण के चुनाव और पांचवें चरण के चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 7 चरण का चुनाव था, पश्चिम से लेकर वो पूर्वांचल के तरफ वो चुनाव जा रहा था। चौथे पांचवें चरण के चुनाव के दरमियान में जमीन पे उस समय तक ये मामला काफी हल्का हो चुका। तो बीजेपी के कई सारे लोग ये तर्क जरूर दे रहे हैं, अलग अलग डिबेट्स में कल से ये बातें वो लोग रख भी रहे हैं कि अभी तो देखे 2027 काफी दूरी पे है, तो ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये केवल आस्था का कार्यक्रम है। लेकिन जब कार्यक्रम को देखते हैं नीरज जी, तो कौन विश्वास करेगा कि वो पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है? अगर वो आस्था का कार्यक्रम है तब तो फिर सारे जो है कि धार्मिक रीति रिवाज कैसे होने चाहिए थे, 4 हमारे शंकराचार्य हैं देश के, धार्मिक रीति रिवाज के जैसे कि संविधान की व्याख्या करने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह से हिंदू धर्म में रीति रिवाज और परंपराओं की व्याख्या करने का सबसे सर्वोच्च अधिकार शंकराचार्यों को है। तो फिर यह काम तो शंकराचार्य जी को कर लेना चाहिए था। तो ये धार्मिक आयोजन के साथ एक राजनीतिक आयोजन था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक मुश्किल वाली चीज है कि वो जो 2024 में जो एक संकट उत्पन्न हुई उनके पास, वो उस स्थिति से वो बाहर कैसे निकले। तो वो अभी भी राम मंदिर के करंट को जनता के बीच में बार बार उत्पन्न कराना चाहती है। आपकी बात तार्किक कसौटी पर सही है, लेकिन बिहार के चुनाव में हाल में प्रचंड जीत हासिल हुई है एनडीए को और बीजेपी को। उस जीत के आलोक में आपके इस तर्क को क्यों मानेंगे लोग कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, बीजेपी मुश्किलों में है, बीजेपी जूझ रही है? 2024 का चुनाव तो बिहार चुनाव से पहले था, अब तो बिहार चुनाव से होते हुए यूपी के चुनाव में जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी अगर बिहार की जीत के सिलसिले के तौर पर राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर रही है और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ते हुए जातियों में जो बंटने का नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, उस नुकसान को पाटने का एक प्रयास शुरू करती है, तो वो क्यों सफल नहीं होगा? देखिए नीरज जी, हमें लग रहा है कि बिहार की राजनीति की प्रकृति और उत्तर प्रदेश की राजनीति की प्रकृति को भी देखा जाना चाहिए। हम लोगों ने यह भी चीज देखा कि लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें तो वहां पे उस समय भी जो है कि इंडिया अलायंस को उस रूप में विशेष सफलता नहीं मिली। 40 में से जो है कि 30 सीटें जो है कि आराम से जो है कि वो एनडीए जो है कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने निकाला था। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उस समय भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों का जो है सीधे सीधे नुकसान की स्थिति बनी। और वो एक तरह से हम मानते हैं कि कहते हैं हम लोग राजनीति में जब व्याख्या करते हैं कि एक कुछ आपके एपी सेंटर होते हैं, जो भूकंप का जो भूकेंद्र होता है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का केंद्र है। देखिए मैं इसको इसलिए केवल नहीं कह रहा कि फैजाबाद सीट हार गए, फैजाबाद सीट छोड़ दीजिए, अवध के सीटों पर ही क्या स्थिति थी, अयोध्या मंडल के सीटों पर क्या स्थिति थी, पूर्वांचल के सीटों पर क्या स्थिति थी। हम लोगों ने प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन प्रधानमंत्री के जीत के लिए पहले प्रधानमंत्री इसके पूर्व के चुनाव में कितने लाख वोटों से जीतते हुए रहे, उनकी मार्जिन भी कम हुई। तो बिहार चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को जरूर जो है कि गति और शक्ति प्रदान की है, बहुत अभूतपूर्व जो है कि उनको बहुमत प्राप्त हुआ है, ये बात सही है, वो उनके भीतर एक एनर्जी भी लाएगी। लेकिन एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि मैं कम से कम देख पा रहा हूं कि हाल फिलहाल के पिछले 4-5 सालों के मैंने 2022 से कह लीजिए उस राजनीति में अखिलेश यादव ना केवल अपने कमियों से सीखते हैं, बल्कि वो दूसरों के कमियों से भी सीखने का प्रयास करते हैं।
तो उन्होंने अपने राजनीतिक शैली में बहुत जबरदस्त आमूलचूल परिवर्तन किया है नीरज जी। उनके दाव पेच में देखिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर किसी भी विपक्षी गठबंधन के दूसरे नेताओं से, मान लीजिए वहां तेजस्वी यादव रणनीति बना रहे हैं या फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बना रही है, हर कोई अपने अपने हिसाब से चुनावी रणनीति और चक्रव्यूह तैयार करते हैं। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव, हम लोगों को याद है नीरज जी, वो पहले उपचुनाव के चुनाव प्रचार में भी नहीं जाते थे, वो राजनीति भी हम लोगों ने वो दौर भी देखा है। और अब वो हर समय 24x7 किस तरह से वो हमलावर होते हैं, हर मामले पे हमलावर होते हैं। अभी सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जितना बार राम मंदिर का नारा नहीं प्रयोग करती, उतना बार तो वो केदारेश्वर महादेव मंदिर का प्रयोग कर जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व का नारा लेके चल रही है, तो क्या अखिलेश यादव जो है कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है? वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को लेके भी चलेंगे और हम पीडीए को लेके भी चलेंगे। तो वो हमें लग रहा है कि वो हर परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। नहीं, चलिए अखिलेश यादव पर एक सवाल है कि अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। जो एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसमें अधिकारी जो लगाए गए हैं वो विशेष रूप से विशेष जाति के अधिकारी सोच समझ कर लगाए गए हैं। मैं फिर से इसे बिहार चुनाव के चश्मे से देखता हूं। वोट चोरी का मुद्दा इतनी जोर शोर से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, वो मुद्दा बिहार चुनाव से पहले बिल्कुल फोकस में था, लेकिन कहीं उसकी कोई सुगबुगाहट तक नहीं दिखाई दी चुनाव में। अब अखिलेश यादव 2027 के चुनाव से इतना पहले अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अखिलेश यादव का विपक्ष के तौर पर उस पर टिप्पणी करना बनता है। लेकिन क्यों माना जाए कि वोट चोरी का जो मुद्दा बिहार में पूरी तरह धराशायी हो गया, जहां वो पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर आजमाया गया था एक रूप में, वो उत्तर प्रदेश में चल जाएगा? ऐसा क्यों माना जाए? नीरज जी देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका। हमें लग रहा है कि बिहार में कुछ गड़बड़ियां भी हुई। वहां पे एक तो देखिए, अच्छा एसआईआर शुरू हुआ, विपक्ष को ज्यादा संभलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा 15 दिन चली, उसमें जनता ने काफी ज्यादा जो है कि उसमें अपनी ऊर्जा भी दिखाई। लेकिन जब वो यात्रा समाप्त हुई, मतदाता अधिकार यात्रा के समाप्त होते ही फिर जो है कि वो मुद्दे वहीं पे उसके ऊपर ब्रेक लग गई। वो उसको जिस तरह से पूरे महागठबंधन को आगे कंटिन्यू करके ले जाना चाहिए था। देखिए, संतुलन, राजनीतिक पार्टियों की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो संतुलन की स्थिति बनाए, कि वो आप वोट अधिकार का भी मामला बनाए, आप महंगाई बेरोजगारी जो जनता के मामले हैं उन सब चीजों को एक साथ जोड़ के चले। जब ये मतदाता अधिकार का मामला उठा रहे थे तब उसके ऊपर फुल फोकस था, दूसरे मुद्दे छूट रहे थे। जब वो यात्रा खत्म हो गई, दूसरे मुद्दे उठे और मतदाता अधिकार यात्रा का जो है कि वो वोट चोरी का मामला जो है वो गौन हो गया। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि चुनाव में जो वोट चोरी का मामला था, वो बिहार विधानसभा चुनाव में जब लोग मतदान करने के लिए जा रहे थे तब वो मामला कहीं से भी नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लोगों के मन में एक सवाल तो भी आ रहा है, या देश भर के हिस्सों में आ रहा है। कल ही हम लोगों ने देखा कि बीएलओ के ऊपर जिस तरह से भयानक दबाव पड़ रहा है इस समय, और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो लेखपाल के बारे में भी देखा, जिसकी आज शादी थी, कल उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो लोगों के मन में सवाल, देखिए, भगवान राम में बिल्कुल जबरदस्त आस्था है लोगों की, और लोग ये पूछ भी रहे हैं कि राम राज्य की स्थिति में, राम राज्य का मतलब यह भी है कि आप गुड गवर्नेंस किस रूप में दे रहे हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, अमले जमले के लोगों के ऊपर ही इतना दबाव की स्थिति होगी, तो फिर आप जनता को डिलीवरी कैसे देंगे आप? और इतनी हड़बड़ी क्या है कि पूरे देश भर से आत्महत्या की घटनाएं आ रही हैं। 20 से ज्यादा लोगों का जो है कि 12 राज्यों में जो है कि अब तक बीमार होने से, आत्महत्या के कारण से निधन हो चुका है। तो इस समय को थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। इसको अगर 1 महीने में 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में ही ना खत्म करके थोड़ा इसको 2 महीने का ही समय दे दिया जाता, थोड़ा विस्तार से आराम से। पश्चिम बंगाल में देखिए चुनाव है, हो सकता है वहां हड़बड़ी की जरूरत हो, लेकिन बाकी देश के अन्य राज्यों में जहां पे त्वरित तौर पर चुनाव नहीं है, वहां पे इसको थोड़ा समय देना चाहिए। तो ये विमर्श अब लोगों के मन में भी आ रहा है। तो लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव केवल वोट चोरी के मामले पर ही चुनाव में उतरेंगे। वो उन्होंने, देखिए, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा नीरज जी, कि जैसे ही एफआईआर का मामला आया, उन्होंने यहां पे भी पीडीए को लेके वो सामने में आ गए, और पीडीए प्रहरी की, वोट कटेगा तो हमारा पीडीए प्रहरी हमने तैनात किए हैं, वो एक एक वोटों की रक्षा करेगा। तो ये बहुत बेसिक पार्टियों के लिए बहुत जरूरत की चीज है कि अगर वोट कट रहे हैं, बच रहे हैं, तो उस समय उनके कार्यकर्ता कितने जो है कि सुपर एक्टिव है इस पूरे प्रकरण को लेके। हमें लग रहा है इस मामले पे भी आरजेडी के तुलना में, राष्ट्रीय जनता दल के तुलना में समाजवादी पार्टी कहीं कहीं थोड़ी बढ़त में दिखाई दे रही है नीरज जी। लेकिन फिर से जो मूल सवाल है जिसको मैं कहना चाह रहा था, कि जो
राम मंदिर मामला है ये। हम्म। राम मंदिर मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा खासा रामबाण मामला हो सकता है, अभी भी मैं खारिज नहीं कर रहा उसे, जी। क्योंकि लेकिन उसके साथ उसको कई और मामलों को जोड़ना पड़ेगा उन्हें। नीरज जी देखिए, जैसे कि अब ये घुसपैठियों के मामले को जोड़ते हैं। हम्म। घुसपैठ बिहार के चुनाव संपन्न हो गए, हम लोगों ने भी देखा, लेकिन क्या बिहार के मामले में वहां के चुनाव में घुसपैठिए का मामला मुद्दा बना था जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था? नहीं बना था। उसके पड़ोसी राज्य अगर झारखंड को देखें तो वहां पे भी बीजेपी ने बहुत ज्यादा जो है कि घुसपैठिए के मामले को मुद्दा बनाया था, नहीं बन पाया था। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में बीजेपी सफल होती रही है, लेकिन उसमें घुसपैठिए के कारण से सफल नहीं होती हुई रही है। लेकिन फिर भी देखिए अभी उससे मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है। वो पश्चिम बंगाल में हो सकता है वो मामला वहां पे इनको परिणाम प्रदान करे। तो इन्हें कुछ विनिंग कॉम्बिनेशन वाले और मुद्दे जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक भावनात्मक, देखिए भावनात्मक लहर वाली स्थिति तभी पैदा होगी जब उसके साथ कुछ अन्य बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जोड़ पाएगी। अन्यथा लोगों को यह लग रहा है कि ठीक है वो काम हो चुका है, और उसको लेके जब 22 जनवरी के मामला, ये जो अगर मई में, हमें अभी भी कुछ ध्यान में आ रहा है शायद 20 मई को अयोध्या में चुनाव हो रहे थे, तो अगर 22 जनवरी का मामला मई तक आते आते ठंडा पड़ गया, तो फिर ये 2025 का मामला 2027 तक भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको ले जा पाएगी? नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये बात आपकी बीजेपी के लोगों का तर्क है कि ये तो शुरुआत है, प्लान ए के बाद प्लान बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने शुरुआत में जिक्र किया था सरसंघ चालक मोहन भागवत की मंच पर मौजूदगी का और एक तालमेल का। तो मेरा ये सवाल आपसे मैं ये करना चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी या सीएम योगी ने भी जो अपने भाषण में कहा, उन्होंने कई बार संघ ने कमान संभाली, संघ की कमान थी, इसका जिक्र, यानी आरएसएस को क्रेडिट दिया राम मंदिर को लेकर। क्या आप यहां से संघ और बीजेपी के बढ़ते तालमेल को देखते हैं, जिसकी कमी 2024 के चुनाव में खली थी, जो आपने भी कहा, और फिर उसके बाद इस साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जिस तरह से संघ की जमकर तारीफ की थी, उसके बाद भी ये मसला डिस्कस हुआ था। तो क्या आप संघ और बीजेपी के उस तालमेल को बढ़ता हुआ देखते हैं 2027 के लिए, जिसकी कमी 2024 में बीजेपी को खली थी? बिल्कुल, देखिए ये तो एक नजर आ रहा है, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय थोड़ी अहंकार में उन्होंने वो बयान दिया था, और हम लोगों ने देखा भी था जब प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो रहे थे, तो उसी समय से दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी एक्टिव नहीं है जमीन पे, और ना तो जो है कि आरएसएस के लोग ही जो है कि जमीन पे एक्टिव नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो उनके एक्टिविटी में, उनके सक्रियता में बड़ा जमीन आसमान का अंतर था। तो ये प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो जो है कि उन्होंने जो उस समय भी आरएसएस की जो बड़ी तारीफ की थी, तो प्रधानमंत्री को भी ये पूरा लग रहा होगा कि जब तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिल के अच्छे से पूरे संचालन ना करें, फिर इनका मैसेज भी जनता तक नहीं पहुंच पाता है। उस स्थिति में दोनों की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, आरएसएस की तरफ से भी, चूंकि जब सरकार ने हाथ बढ़ाया है तो उनके तरफ से भी प्रयास चल रहे हैं, और वो कल कैमरे पे भी नजर आ रहा था नीरज जी। मैं तो उल्टे जब पूरे कार्यक्रम को ध्यान से देखा तो देखिए भगवा जो है कि कल लहराया जा रहा था, लेकिन उसमें भगवाधारी मुख्यमंत्री जो है कि वो कई बार कैमरे के फ्रेम में नजर नहीं आ रहे थे। बीच में अच्छा खासा लंबे समय तक वो फ्रेम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो है कि नजर आ रहे थे। नहीं, ये तो देखिए, ये तो योगी आदित्यनाथ के समर्थक कहेंगे ये उनकी दरिया दिली है, दोस्त थे, इसलिए वो अपने मेहमानों को जो वहां पर थे उन्हें तवज्जो दे रहे थे। खैर, ये उनका तर्क है जी। नहीं देखिए, वो तो ठीक है उनका तर्क है, लेकिन जो उनके समर्थक देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण करते हैं, जमीन पे जब मैं लगातार गया हूं नीरज जी, तो उसमें एक चीज मैं जरूर पाया हूं उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी समर्थकों में से एक बड़ा हिस्सा का मतलब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं बहुमत का हिस्सा, कि बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा लोकप्रियता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। ये जमीन पे मुझे दिखा है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन लोगों से बातचीत करने के दरमियान में ये चीज हमने पाया है लगातार कि वो उनको ज्यादा पसंद करते हैं। तो सोचिए भगवा ध्वज, जब उस ध्वज का कार्यक्रम हो, और उसमें ठीक है कि वो कार्यक्रम होस्ट कर रहे थे, इसलिए जो अतिथि थे उनको ज्यादा जगह मिल रही होगी, ये तर्क से मैं सहमत हो सकता हूं, कोई आपत्ति वाली चीज नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे और कई और लोगों को भी ये चीज हम लोगों को स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि जो तालमेल मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में दिखी, वही तालमेल की स्थिति
क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी के बीच में है, क्या केंद्र और राज्य के बीच में बिल्कुल सब कुछ सुचारू हालत में है? ये सवाल भी उसी जगह से खड़े होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देखिए हिंदुत्व का मामला लेके तो हेमंता बिस्वा शर्मा भी काफी आक्रामक ढंग से आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्रेडिट लेकिन तो कम से कम अपने भाषण में तो क्रेडिट पूरा दिया है योगी आदित्यनाथ आज ने जो भी। उन्होंने ट्वीट भी किया उसमें लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। नहीं, वो तो देखिए उसी पार्टी में जब मुखिया है तो वो देंगे ही देंगे, लेकिन जो कल के कार्यक्रम के हिसाब से मैं कह रहा हूं जी कि जी जी। कि हेमंता बिस्वा शर्मा देखिए वो हिंदुत्व का नारा काफी कठोरता से लेके चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एकलौता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो भगवा ही धारण करते हैं। तो उनका ड्रेस ही भगवा है, वो अपने भगवा ड्रेस, वही उनकी पहचान है। हिंदुत्व की राजनीति के कारण ही आज वो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। तो वहां पे जब वो तालमेल ना दिखती तो फिर वो समर्थकों में, ये जो मैं कह रहा हूं कि समर्थकों को क्या महसूस हुआ, उन लोगों को ये बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ। तो यहां से दो चीजें कल के दृश्य में दिखी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में तालमेल जो है वो शीर्ष स्तर पे काफी अच्छा जा रहा है, उसका संदेश निचले स्तर पे भी जाएगा। अभी इसलिए मैं कहूंगा कि अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि निचले स्तर पे जो एक्टिविटीज नजर आनी चाहिए इस कार्यक्रम के बाद, जो आरएसएस के लोग जिस तरह से सुपर एक्टिव होकर नजर आते हैं प्रचार प्रसार में, वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रदेश में कमी दिखी उसकी, वो नहीं दिखी है। लेकिन अगर ऊपर के स्तर पे लगातार ऐसी तस्वीरें आएंगी, 2027 अभी दूर है, तो वो निचले स्तर पे भी जो है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो दूरी है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो एक और महत्वपूर्ण तत्व है नीरज जी, वो है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी। वो जिस प्रकार से निमंत्रण के लिए बड़ा वो प्रयास करते हुए दिखे कि मैं भी राम मंदिर जाऊं, क्या उसके संकेत जो है वो दलितों में अच्छे संकेत गए हैं? इसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी को 9.5% वोट मिला, वो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा। जी। इंडिया अलायंस की तरफ भी दलितों के वोट काफी संख्या में गए, वो भी हम लोगों को देखा। पासी समूह वगैरह के तो काफी बड़े पैमाने पे गए। नहीं, गैर जाटो इसका आंकड़ा कहता है वो भारी संख्या में इंडिया अलायंस की तरफ गया 2024 में। 2024 में, और वो परिणाम में दिखा भी। लेकिन उसके बावजूद भी एक हिस्सा ऐसा है नीरज जी जो कि 2024 के उस माहौल में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना बड़ा सा कार्यक्रम अयोध्या में हो ही रहा था और वहां के सांसद हैं और दलित सांसद हैं और वो उस कार्यक्रम में आना भी चाहते थे, तो उनके वहां पे उनको निमंत्रण ना मिलने के कारण से ना केवल अयोध्या के मामले में या ना केवल उत्तर प्रदेश के मामले में इसका संकेत देश भर के दलितों में सही नहीं गया। क्योंकि देखिए पहले भी ये विवाद लगातार उठता रहा है कि इसमें महामहिम को क्यों नहीं बुलाया गया, वो क्यों अनुपस्थित रहे। लेकिन अब ये मामला वहां से भी ज्यादा आगे जाके दलित पे जा चुका है। तो हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो वहां पे डी पे देखिए पूरा फोकस होता है। ए वाले लोग जो है कि वो तो ए के व्याख्या वाले लोग तो चलिए वो कभी आधी आबादी की बात आ जाती है, कभी अल्पसंख्यक आ जाती है, लेकिन डी का मीनिंग कभी नहीं बदलता है नीरज जी, वो हमेशा दलित ही होता है। अभी जब वोट चोरी का मामला आया तो वहां पे पीडीए प्रहरी का मामला आ गया। हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी चूक हुई है। उन्हें अवधेश प्रसाद जी को नहीं, लेकिन चाहता हूं मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन 7,000 लोगों की वो लिस्ट जिसमें दलित, आदिवासी, नट, तमाम इस तरह के वंचित समुदायों से लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शबरी, निषाद राज, अहिल्या, जटायु, गिलहरी, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि हम सब जानते हैं कि प्रतीक है इन समाजों के। तो आप एक सांसद के राजनीतिक बयान से को ज्यादा तवज्जो कैसे मिलेगी जब प्रधानमंत्री बाकायदा आस्था के एक मौके पर आस्था के उन प्रतीकों के जरिए उस समाज को संबोधित कर रहे हैं? नीरज जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था और उन्होंने जिस तरह से सभी समाजों को संबोधित किया, वो भाषण उनका काफी बेहतर था। और वहां पर जिस तरह से जो वो गेस्ट जो 7,000 लोग आए थे उसमें उसका ध्यान भी रखा गया था, वो भी बेहतर था। मैं वही कह रहा हूं कि इतने सारे बेहतर चीजों को करते हुए वहां के लोकल सांसद को भी अगर बुला लिया जाता तो ये इस मामले में कोई विवाद की स्थिति बनती ही नहीं, वो भी चले जाते। 7,000 लोग थे तो एक सांसद भी आपके स्थानीय सांसद है, वो भी चले आते वहां। लेकिन जब आप ये सारा चीज करते हैं, हम लोग होता है ना, देखिए अभी इसमें नीरज जी शादी विवाह का बड़ा माहौल चल रहा है इस समय। तो शादी में जब आप पूरी तैयारी करते हैं लेकिन कोई एक बड़ी सी कमी सारे तैयारियों के बीच रह जाती है तो वो चर्चा में फिर वो अच्छाइयां नहीं रहती,
फिर वो कमी जो है कि वो मामला चर्चा में आ जाता है। तो जो विश्लेषण करने का, समाज को, जो लोगों को देखने का नजरिया होता है, विशेषकर उस समूह के लोगों को। देखिए, मैं अवधेश प्रसाद जी को दो रूपों में देखता हूं। एक तो जब लोकसभा चुनाव हुआ और जिस तरह से वो संसद में फ्रंट पे होते थे, एक तो उस समय जो वो जिस राजनीति में, भारतीय राजनीति में जो ऊंचाई पे पहुंचे, फिर वहां पे जो उपचुनाव होते हैं उसमें उनके बेटे हार जाते हैं कहीं न कहीं, फिर वहां से वो राजनीति में साइडलाइन भी होते हुए दिखते हैं वहां से, कि वो खुद अपनी जो है कि उपचुनाव में अपने बेटे के सीट पे भी जीत नहीं दिला पाते हैं। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद से ऐसा दिख रहा है कि उनके प्रति दलित समुदाय में एक सहानुभूति की स्थिति भी दिखाई दे रही है नीरज जी। तो उनके अवधेश प्रसाद केवल अब अवधेश प्रसाद नहीं, वो कहीं न कहीं एक दलित राजनीति के में एक चेहरे के रूप में भी है आज के समय में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने आपके भाषण के संबोधन में सभी लोग शामिल हैं, आपके अतिथियों के लिस्ट में सभी लोग शामिल हैं, तो फिर उसमें अवधेश प्रसाद जी को आपको आमंत्रित करने में क्या दिक्कत थी? तो ये हमें, इसलिए मैंने कहा कि ये कहीं कहीं एक रणनीति की थोड़ी मिस्टेक सी नजर आती है। नहीं, बिल्कुल सही है। आज एक खबर आई कि संभल कुएं की और खुदाई शुरू होगी। वो कुआं एक जिस तरह की आबादी के बीच में है उसे लेकर डिस्कस है। और संभल हम सब जानते हैं कि पिछले साल के आखिर से इस साल के शुरुआत में बाकायदा हिंदू मुस्लिम तनाव की वजह से ही खबरों में रहा। इससे पहले एक खबर आई थी पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के एक विधायक 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात कर रहे हैं। और ये मामला भी उत्तर प्रदेश में इसे लेकर भी घमासान मचा हुआ है। तो आप जो भी बातें कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये सिग्नल तो साफ है कि हिंदुत्व की राजनीति फोकस में आएगी 2027 के चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति के आधार पे ही चुनाव के मैदान में जाएगी। क्योंकि देखिए, 2014 से देश में प्रधानमंत्री जी हैं, 11 साल उनके हो चुके हैं। 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, डबल इंजन की सरकार। तो बीजेपी को पता है कि अगर इस मामले पे वो चुनाव में नहीं जाती है, और फिर अगर लोगों के, देखिए डबल सरकार है, उसमें डबल एंटी इनकमेंसी फैक्टर्स उभरते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसको सरकार के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करने वाले चुनाव परिणाम भी जो है कि ला रही है बड़े मात्रा में। वैसे प्रयासों के लिए आवश्यक है जनता के मूल मुद्दे के अतिरिक्त इसी मामले पर वो चुनाव में जाए। नहीं तो फिर देखिए, सवाल तो फिर ये उठने शुरू हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल कैसे बंद हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने ज्यादा जो है कि दूसरे मुद्दे कैसे खड़े हो जा रहे हैं, वो मूलभूत मुद्दे शुरू होंगे। तो इसलिए संभल के मामले भी आएंगे। भले ही जो है कि आरएसएस प्रमुख ये कहते हो कि हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर नहीं तलाशना है, वो बयान भी नीरज जी आपको याद होगा, लगातार उनके वो बयान होते हैं, चर्चा में आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले जो इकोसिस्टम है, चाहे उसमें साधु संत हो, चाहे उसमें विचारक हो, तमाम लोग हों, वो कभी जो है कि ताजमहल के नीचे लग जाते हैं, कभी जो है कि पुराने किले के नीचे लग जाते हैं कि वहां पे भी कोई मंदिर है। तो वो चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, वो चल ही रहा है। तो एक तरफ से मोहन भागवत जी का वो बयान अपने जगह पे है, और बाकी पूरी राजनीति जो चल रही है, जो जैसे बीजेपी की राजनीति बिल्कुल ट्रेडिशनल तौर पे चलती है, परंपरागत तौर पे, वो उसी ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति पे ही चल रही है। इसलिए संभल जैसे मामले और नए सामने आएंगे, और नए संभल भी बनाने की कोशिशें की जाएंगी कि जहां कुछ और मसाला जो है कि निकाला जा सके नीरज जी। तो वो मामला उधर रहेगा। और जबकि इस तरफ से प्रयास होगा कि जो लोकसभा में जिस तरह से इन लोगों ने अपने मामले को चलाया था, पीडीए का स्लोगन, बाकी अलग अलग समूहों को किस तरह से उनको सशक्तिकरण करने का मामला हो, वो प्रयास जो है कि विपक्ष की तरफ से चलेगा। इसलिए 2027 का मामला जो है वो रोचक होगा। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो हिंदुत्व के तड़के में राम मंदिर का तड़का जरूर लगता हुआ रहेगा। लेकिन मुख्य मामला फंस जाता है नीरज जी कि जनता उसमें कितना रुचि ले रही है। क्या 22 जनवरी के कार्यक्रम की तरह 25 नवंबर के कार्यक्रम में जनता इन्वॉल्व हुई? ये सबसे बड़ा यक्ष सवाल है नीरज। नहीं, बिल्कुल सही बात। आखिर में तो उसी चश्मे से देखा जाएगा कि लोगों ने, वोटरों ने उसमें कितनी दिलचस्पी ली और उसे कितना काबिले अपनी दिलचस्पी माना। लेकिन दोस्तों, खास बात है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, सियासी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो लोकसभा के चुनाव के तकरीबन 2.5-3 साल के बाद आते हैं। यानी लोकसभा के चुनाव होते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनावों की खुमारी अभी उतरती भी नहीं है कि विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, विधानसभा के चुनावों की खुमारी अभी उतरती भी नहीं है कि अगले लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश
उन चंद राज्यों में है देश के जहां लगभग हर दिन उसे राजनीति से फुर्सत मिलती ही नहीं है और राजनीति हावी रहती है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के चश्मे से अगर उत्तर प्रदेश में हो रही हर कार्रवाई को हम देखते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है और आने वाले दिनों में ये राजनीति और ज़्यादा तेज होगी ही। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।